नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज अपने देश के ओबीसी स्टूडेंट्स और वैसे कैंडिडेट्स जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक सुझाव देना चाहूँगा। चूँकि अब यूपीएससी से लेकर सभी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशंस, सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशंस, भारत सरकार का एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी, सभी जगह जो वर्षों से हम लोग ये देख रहे हैं कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को, खासकर जिनके संस्थान ऐसे हैं माता पिता के, जो या तो प्राइवेट संस्थान हैं या वैसे अंडरटेकिंग्स, पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं जिनका इक्विवेलेंस नहीं हुआ है, उनके साथ कहिए कि 2004 का पत्र निकलने के बाद डीओपीटी का बहुत परेशानी हो गई और उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा कि बहुत ही लंबे संघर्ष के बाद इसमें बहुत ही महानायकों ने संघर्ष किया है और लंबे संघर्ष के बाद वर्ष 1993 के 8 सितंबर को अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% का आरक्षण लागू हुआ और फिर जाकर 2006 ईस्वी में शिक्षण संस्थाओं में भी ये 27% का आरक्षण लागू हुआ। ये डीओपीटी का ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36012/22/93 डैश एस्टेब्लिशमेंट ESTT विद इन ब्रैकेट SCT दिनांक 8/9/1993 ये ओरिजिनल पत्र है, मूल पत्र है। इसी पर सारा रिजर्वेशन निर्भर करता है अदर बैकवर्ड क्लासेस का। ये जो पत्र है इसके साथ एक शेड्यूल लगा हुआ है। उसका जो कॉलम 3 है वो क्रीमी लेयर को डिफाइन करता है। मैं यहाँ पर बार बार कहना चाहूँगा कि SC, ST और EWS को बहुत परेशानी नहीं है, चूँकि उनके आरक्षण के जो क्राइटेरिया हैं वो बहुत क्लियर हैं। लेकिन अदर बैकवर्ड क्लासेस के मामले में जो क्रीमी लेयर है उसके कारण बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पूरे देश में है। चूँकि मैंने जो 2019 में चैनल स्टार्ट किया तब से हज़ारों हजार कैंडिडेट्स देश के कोने कोने से ने संपर्क किया मुझसे और मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा उलझन की स्थिति है। तो इसका बिंदु रोमन 2 सर्विस सेक्टर्स के लिए है। इसका जो ए है वो ग्रुप ए क्लास 1 सर्विसेज के लिए है, चाहे वो सेंटर का हो या स्टेट का, और इसका जो बी है वो ग्रुप बी सर्विस क्लास 2 सर्विस अफसर्स के लिए है, चाहे वो सेंटर के हों या स्टेट के। और इनकी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस और जो डिटर्मिनेशन होता है क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का, उसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन जो पॉइंट रोमन 2 है, बिंदु 2 का सी, ये बहुत ही मुश्किल भरा कहिए कि ये ग्रुप है। इसमें इक्विवेलेंस का मामला है, कंपैरेबल टू गवर्नमेंट सेक्टर्स पोस्ट्स। किन के लिए है? तो ये प्राइवेट सेक्टर्स के लिए है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, इससे जो प्रभावित होने वाले हैं। स्टेट गवर्नमेंट के जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं उनके लिए है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए है। और इसके साथ ही जो एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, अन्य भी बहुत तरह की संस्थाएं हैं। हो सकता है कि इसमें नगर निकाय की कुछ संस्थाएं हों, ग्रामीण निकाय का, जिला परिषद के कर्मियों का सवाल हो। तो इसमें लेकिन एक चीज़ ये लिखा गया था, प्रावधान किया गया था कि जब तक इन सेक्टर्स का इक्विवेलेंस नहीं होता है सेंट्रल या स्टेट के ग्रुप ए, बी, सी, डी सर्विस के साथ, तब तक उनका जो इनकम और वेल्थ टेस्ट होगा वैसे ही होगा जो गवर्नमेंट सेक्टर के साथ है। लेकिन इस प्रावधान को, अर्थात उसमें था कि सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन 36,033 जो डीओपीटी का ऑफिस मेमोरेंडम निकला वो 14 अक्टूबर
2004 को उसका जो पैरा 9 है उसने स्थिति को उलट दिया कि जिन संस्थाओं का इक्विवेलेंस नहीं हुआ उनके लिए 2 तरह से डिटर्मिनेशन होगा। सैलरी अलग काउंट होगी और अदर सोर्सेस ऑफ इनकम अलग काउंट होगा, और दोनों में से कोई एक भी अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्रीमिलियर माने जाएंगे, उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला। वहीं से परिस्थितियाँ उलट गई। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि 1993 में लागू हुआ, अभी 2025 है, इस आरक्षण को लागू हुए 32 साल हो गए। 32 साल में इक्विवेलेंस किसका किसका हुआ, तो मैं यहाँ पर बताऊँ कि हेवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज जो मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, उसका जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज है, उसने एक लेटर निकाला DPE-002-014-GM-FTS-1740 दिनांक 25/10/2017। इसके द्वारा क्रीमिलियर का ये निर्धारण किया गया कि the general principle would be that all the executive level posts in CPSEs, that is Central Public Sector Enterprises, board level executives and below board level executives which are managerial level posts will be considered as creamier। लेकिन इसमें यह लाइन नहीं लिखा गया कि अदर जो पोस्ट होंगे नॉन एग्जीक्यूटिव वो नॉन क्रीमिलियर होंगे। इसके कारण भी आज भी देश में कन्फ्यूजन होता है। बहुत बार लोग RTI से सूचना लेते हैं, लोकसभा में राज्यसभा में प्रश्न होते हैं, तब जाकर जवाब दिया जाता है। लेकिन चूंकि वो इधर उधर है, वो एक जगह जो रखा नहीं गया, DOPT को चूँकि एक जो गाइडलाइन अलग से इशू करना चाहिए था वो नहीं हुआ, जिसके कारण बहुत दिक्कत हो रही है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो भारत सरकार का है, उसके डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने लेटर नंबर 19/4/2017 वेलफेयर दिनांक 6/12/2017 से एक पत्र निर्गत किया इक्विवेलेंस का। उसमें 2 पॉइंट उन्होंने दिया कि जूनियर मैनेजेरियल स्केल 1 ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, public sector insurance companies will be treated as equivalent to Group A in the government of India। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैंक में प्रोफेशनली अफसर हो गए, अगर डेवलपमेंट अफसर हो गए LIC में, तो वो ग्रुप ए हो गए। इसका मतलब कि वहीं से उनका क्रीमिलियर हो गया, उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस पर भी मैंने एक वीडियो जारी किया कि कम से कम स्केल 1, 2, 3 को जरूर ग्रुप बी में रखा जाना चाहिए था और स्केल 4 एंड एबव को ग्रुप ए में रखा जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट है इस पत्र का कि क्लर्क्स एंड प्यून्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज विल बी ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू ग्रुप सी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर ग्रुप डी का प्रावधान नहीं रखा गया। सबसे अच्छा जो इक्विवेलेंस किया वो BSNL ने किया। BSNL का न्यू दिल्ली लेटर नंबर है 116-3/2018-SCT/718 दिनांक 7/6/2018। इसमें बहुत सुंदर इन्होंने बनाया है। एग्जीक्यूटिव को भी ग्रुप ए और बी में रखा और नॉन एग्जीक्यूटिव को ग्रुप सी और डी में रखा। उनके यहाँ जो कई तरह के विभाग हैं BSNL के, टेलीकॉम, CSS, अकाउंट्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आर्किटेक्ट और टेलीकॉम फैक्ट्री, सभी के लिए अलग अलग उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अब मैं आता हूँ कि स्थिति यह है कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, DOPT और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री को जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि 1993 में जब रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ तो फिर अब तक बहुत सी संस्थाओं का नहीं हुआ इक्विवेलेंस। वो 3 को छोड़कर मैं समझता हूँ कि शायद और किसी संस्था का हुआ है, तो मुझे जानकारी नहीं है। आप लोगों में से यदि हो तो मेरे चैनल पर, मेरे WhatsApp पर ज़रूर भेजे होंगे, भेजने का कष्ट करेंगे आप। अब मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा
कि किन किन संस्थाओं का नहीं हुआ इक्विवेलेंस। तो जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनका नहीं हुआ। देश के जो सभी विश्वविद्यालय हैं उनमें जो शैक्षणिक पद हैं या गैर शैक्षणिक पद हैं उनका भी नहीं हुआ। हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का जो हुआ, जो अब कई तरह की बात आ रही है कि कोल इंडिया वाले को दिक्कत हो रही है, पेट्रोलियम कॉरपोरेशन वाले को दिक्कत हो रही है, या अन्य जो महारत्न में हैं, नवरत्न में हैं, अन्य जो कंपनियां हैं उनके भी स्टाफ के इक्विवेलेंस का प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि मैंने जो गूगल वगैरह पे सर्च किया तो पता लगा कि हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो CPSE आते हैं वो शायद 40 हैं, जिसमें मुख्य हैं HECL, EBC, EPL, BHEL, HMT, एंड्रयू यूलैंड कंपनी, CCI, HSL, SSL, REL, IL, नेपा, BRCL, BBJCCL, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, HPCL, BPCL, HCL, ऐसे करके 40। और जो महारत्न कंपनियां हैं आखिर इनके लिए क्या स्थिति है? चूँकि हो सकता है कि UPSC से लोग compete भी करें, DOPT में जाकर कहीं प्रॉब्लम हो, तो इसको भी आपको देखने की ज़रूरत है कि जैसे BPS महारत्न में आती हैं, जैसे BPCL, CIL, GAIL, HPCL, IOCL, NTPC, ONGC, SAIL, REC, PFC, पेट्रोलियम और कोल मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, कोल मिनिस्ट्री, एनर्जी मिनिस्ट्री, स्टील मिनिस्ट्री, इनसे संबंधित ये हैं 12। शेष नवरत्न जो 14 हैं उसमें आते हैं BEL, CCIL, EIL, HAL, नाल्को, NBCC, NMDC, NLCIL, OIL, PFC, RINL, SCI। इसके अतिरिक्त मैं समझता हूँ कि सभी राज्यों में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं इनका मैं नहीं समझता कि शायद कहीं भी इनका इक्विवेलेंस हुआ है। सभी राज्यों में जो बिजली कंपनियां हैं इनका भी मैं समझता हूं कि नहीं हुआ है। सभी राज्यों में जो केंद्रीय सहकारिता बैंक हैं या अन्य सहकारिता वाले इंस्टीट्यूशंस हैं उनके भी पदों का इक्विवेलेंस नहीं हुआ है। सभी राज्यों में जो अनुदानित शिक्षण संस्थान हैं उनके भी पदों का नहीं हुआ है। प्राइवेट जो जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनका भी नहीं हुआ है। हजारों हजार स्कूल जो पूरे देश में हैं, ICSE के हों, CBSE के हों या अन्य और भी जो कोई प्राइवेट संस्थान हो उनके भी पदों का नहीं हुआ है। जो सभी प्राइवेट बैंक हैं उनके पदों का नहीं हुआ है। जितनी प्राइवेट बीमा कंपनियां हैं उनमें कार्यरत जो पदाधिकारी कर्मचारी हैं उनका भी नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी संख्या, चूँकि प्राइवेट सेक्टर में ही 97-98% एम्प्लॉयमेंट, और जो मैंने कहा कि जो महारत्न वाली कंपनियां हैं, नवरत्न वाली कंपनियां हैं या अन्य जो भारत सरकार की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जो हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अधीन नहीं आती हैं, तो क्या उन पर जो फॉर्मूला है एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव, क्या उन पर लागू नहीं होना चाहिए? ऐसी परिस्थिति में मैं पूरे देश के अदर बैकवर्ड क्लासेस के स्टूडेंट्स से और अदर बैकवर्ड क्लासेस के वैसे कैंडिडेट्स जो UPSC, स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशंस, SSC, RRB, IBPS, स्टेट के सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशंस वगैरह में अपीयर हो रहे हैं, उन लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपने अपने क्षेत्र के या बगल के क्षेत्र के जो भी अदर बैकवर्ड क्लासेस के MP हैं, लोकसभा या राज्यसभा के MLA हैं, MLCs हैं, उनको एक रिप्रेजेंटेशन बनाइए। मैंने जितने बिंदुओं की चर्चा की कि किनको किनको प्रॉब्लम हो रहा है, इसके अतिरिक्त एक वेल्थ टैक्स का भी प्रॉब्लम सामने आया है कि वेल्थ टैक्स जब 1 अप्रैल 2016 से नहीं है तो इस क्लॉज को निश्चित तौर पर हटाया जाना चाहिए ताकि इसके कारण लोगों को परेशानी नहीं हो। तो एक रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा तैयार कीजिए और रिप्रेजेंटेशन अपने क्षेत्र के या अगल बगल के जो जिस राज्य के विद्यार्थी हैं 2, 4, 5 क्या ही दस्तखत हो, लेकिन रिप्रेजेंटेशन रूलिंग जितनी भी पार्टीज है, अपोजिशन की जितनी पार्टीज हैं, उनको आप रिप्रेजेंटेशन लिखित बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय स्पीड पोस्ट अवश्य भेजिए कि इन संस्थाओं का इक्विवेलेंस 32 वर्षों में नहीं हुआ है, इनके इक्विवेलेंस की कार्रवाई की जाए ताकि इनमें जो कार्यरत इन संस्थानों में, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो या पब्लिक अंडरटेकिंग्स हों, उनके संस्थान में कार्यरत जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के एम्प्लॉइज हैं उनके बाल बच्चों को, बेटा बेटी को आरक्षण का लाभ
मिल सके, चूँकि हजारों हजार लोग इससे वंचित हो जा रहे हैं। अभी भी रोहित नाथन का एक मुकदमा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है 2018 ईस्वी से। उसका फैसला नहीं होने से बहुत लोग ऐसे हैं जो कई बैच में यूपीएससी में सेलेक्ट हुए, लेकिन डीओपीटी ने अभी भी उनको सर्विस अलॉट नहीं की है। चूँकि रोहित नाथन वाले फैसले पर केतन वाला भी केस उसमें अमलगमेटेड है, कई केसेस उसमें अमलगमेटेड हैं, तो कई वर्षों के उसमें कैंडिडेट्स हैं, उनको तो लाभ होगा ही, या उनका जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा तो स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। तो आप अदर बैकवर्ड क्लासेस के सभी जगह के लोगों से आप कांटेक्ट करें, और स्पेशली आप रिप्रेजेंटेशन रूलिंग पार्टी से, जैसे जो काफ़ी अदर बैकवर्ड क्लासेस से जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो श्री धर्मेंद्र प्रधान साहब हों, श्री भूपेंद्र यादव साहब हों, श्री रामनाथ ठाकुर जी जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पुत्र हैं, इन से संपर्क करके उनको भी दें, ताकि सत्तारूढ़ दल से डीओपीटी सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के स्तर पर कार्रवाई की जाए। साथ ही विपक्षी दलों में सबसे इम्पोर्टेंट कि द्रविड़ मुनेत्र कषगम के जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के श्री M.K. स्टालिन, वहाँ के जो तमिलनाडु के एमएलए हैं श्री P. विल्सन साहब, श्री मणिकम टैगोर साहब, ये लोग काफ़ी एक्टिव हैं, उनको भी दिया जाए। साथ ही कुछ और राजनीतिक दल हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से संबंधित समाजवादी दल है, वहाँ पर श्री अखिलेश यादव जी हैं, श्री धर्मेंद्र यादव जी हैं, श्री राम गोपाल यादव जी हैं, इनसे भी कांटेक्ट किया जाए और रिप्रेजेंटेशन उनको भी दिया जाए। साथ ही जो बिहार की इम्पोर्टेंट पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उनके श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से कांटेक्ट करके कि लोकसभा में श्रीमती मीसा भारती जी के माध्यम से और राज्यसभा में श्री मनोज झा जी के माध्यम से इस इशू को उठवाया जाए। और अन्य भी जो राजनीतिक दल हैं जिनसे भी आपका संपर्क हो पाता है, उन लोगों से उठवाएं। रूलिंग पार्टी में अनुप्रिया पटेल जी हैं मिनिस्टर केंद्र में, उनको भी सर, लेकिन आप जिन नेताओं से मिलें उनको आपको समझाना पड़ेगा, उनको बतलाना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम हो रहा है अदर बैकवर्ड क्लासेस के स्टूडेंट्स को, तभी जाकर वो समझेंगे और बात को पत्र के माध्यम से भी डीओपीटी और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री को कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे। साथ ही लोकसभा और राज्यसभा में इस इशू को उठाएंगे, तब जाकर इस समस्या का निराकरण होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय